आज की वीडियो इंटर पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी और यूज़फुल है क्योंकि इससे आपको अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी का पता लगेगा और मज़ीद क्या पढ़ने की ज़रूरत है और क्या रह गया है, इस बारे में भी गाइडेंस मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंटर पार्ट 2 के 2023 के पास पेपर के बारे में, जिसमें बेसिकली हम गुजरांवाला बोर्ड के ग्रुप 2 के मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करेंगे। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों के सॉल्यूशंस मैं बताऊंगी आपको। सो अपनी तैयारी देखने के लिए और पास पेपर्स में क्या क्या आ चुका है ये देखने के लिए ज़रूर देखिए फुल वीडियो। सो चले टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें बेसिकली 8 क्वेश्चंस के आंसर देना होते हैं और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। सो टोटली आप 16 मार्क्स इस सेक्शन से हासिल कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमने प्रूव करना है कि सीकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के। प्रूफ के बारे में हमेशा ये बात याद रखें कि हम यूजुअली क्या करते हैं कि एक तरफ की टर्म्स को चूज़ कर लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, या उनकी हेल्प से हम दूसरी तरफ की टर्म्स को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम शो कर देते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और अगर दोनों साइड्स की टर्म्स आपस में इक्वल हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब है कि हमने क्वेश्चन को ठीक सॉल्व कर लिया है। सो बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। यहाँ पे हम सोल्यूशन नहीं लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले हम गिवन जो इक्वेशन हमारे पास है उसको लिख लेंगे। हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे। सो राइट हैंड साइड लिख लिया, इक्वल का निशान लगाएं और राइट हैंड साइड की टर्म्स लिख ली। ठीक हो गया। इसके बाद हम इस टेन स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ एक्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। टेन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। और अगर हम इसे इन फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और यहाँ पे दोबारा से अगर हम कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स की जो है टर्म्स लिखें इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ प्लस माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 10 स्क्वायर है। सो यहाँ पे आ जाएगा जी 10 स्क्वायर, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर। ये 4 बन जाएंगे और 4 आपस में कैंसिल होके हमारे पास कुछ टर्म इस तरह से आ जाएगी। ये होल स्क्वायर लिख लिया है। जब भी ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर लिखा हो तो ए ओवर बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब दोनों के दोनों जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेंगे। ये सिंपली ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे। ये जो टर्म डिनोमिनेटर में है इसको डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस न्यूमरेटर की टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा। 4 को हम यहाँ पे दोबारा से डिनोमिनेटर में ले आएंगे इस टर्म के, तो ये 2 स्क्वायर दोबारा से 4 ही बन जाएगा। ये हमें पता है कि हमारे पास इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स के। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दे और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर हाइपरबोलिक ऑफ एक्स लिख लें या फिर सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ एक्स लिख लें, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर है तो हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एवेलुएट करना है इस लिमिट को। सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले तो आप इसको रफ राइटिंग में ही चेक कर सकते हैं कि जब हम इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x अप्रोचेस टू 3 तो क्या बनेगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये 0 ओवर 0 ये अनडिटर्मिन्ड फॉर्म है, इस वजह से हम लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आंसर इसका डिटर्मिन नहीं हो सकेगा। सो इस वजह से हम क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को सिंपली रैशनलाइज कर लेंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस है, हम प्लस साइन के साथ एक बार इस पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। सिंपली एक फ्रैक्शन कर दी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। ये हमारे पास बन जाएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके बाद इसका स्क्वायर हटाया तो ये x बन जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों टर्म्स।
और हमारे पास बच जाएगा सिंपली स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट 3। लिमिट अब हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करने से हमारे पास कोई भी अनडिटर्मिन्ड फॉर्म नहीं बन रही है। सो इसको ऐड कर लेंगे, एक वन टाइम ये है, वन टाइम ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस लिमिट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 में भी लिमिट ही एवेलुएट करना है। सोल्यूशन लिख देंगे, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी डिनोमिनेटर की जगह पे। सो हम लेट कर लेते हैं एक न्यू पैरामीटर t इक्वल है इस डिनोमिनेटर के, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेंगे अब x के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर भी तो चेंजिंग आनी है ना। सो इसलिए हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे। x आ जाएगा पाई माइनस टी के इक्वल, ये डिनोमिनेटर t के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन होगी। अब हमने लिमिट की जगह पे भी चेंजिंग करना है। जब भी सब्स्टिट्यूशन होती है, चाहे इंटेग्रल में हो चाहे लिमिट्स में हो, इनकी जो है हमेशा लिमिट भी चेंज होती है, ठीक हो गया। सो यहाँ पे हम x अप्रोचेस टू पाई पुट करेंगे, ठीक है। सो पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा 0, तो t किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को। सो हमारे पास न्यू लिमिट भी आ गई। सो ये जो हमारे पास गिवन लिमिट है उसे लिख लिया, इक्वल लिखा। लिमिट अब क्या है t अप्रोचेस टू 0, साइन x की जगह पे पाई माइनस टी और डिनोमिनेटर में t लिख देंगे। ये साइन ऑफ पाई माइनस टी को सॉल्व करेंगे तो साइन t आ जाएगा। फॉर्मूला यूज़ करना है साइन a माइनस बी का, ठीक है। अब सैंडविच थ्योरम को इस्तेमाल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 को हमने सॉल्व करना है। बेसिकली इसमें हमने प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले तो गिवन फंक्शन y लिख लें, ठीक है। सोल्यूशन लिखना नहीं भूलना है। फिर डेरिवेटिव फाइंड कर लें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें, y का विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम कोशिश करेंगे कुछ इस तरह की टर्म बना लें। y दोबारा लिख लिया, -1 कर देंगे, दोनों साइड्स पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक हो गया। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट y माइनस 1 के इक्वल। अब सिंपली हम इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक हो गया। उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 1, तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना, ये जस्ट आपको बताया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 में भी डिफ्रेंशिएशन करना है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिकी है, ठीक है। साइन एक्स को कॉट एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। जब हमने y को x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना हो तो इस तरह से लिखते हैं, मतलब फंक्शंस के नेम होना चाहिए। सो इसके लिए हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले तो साइन एक्स को y का नाम दे देते हैं और कॉट एक्स को u का नाम दे लेते हैं, ठीक है। सो अब हमने y को u के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। सो बेसिकली हमारा काम है dy ओवर du कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे एक तीसरा पैरामीटर है विच इज़ x। जब तीसरा पैरामीटर इन्वॉल्व हो जाए तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं चेन रूल। फाइंड हमने करना है dy बाई du, लेकिन आ रहा है x, ठीक है। तो हम x यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे, ये कट होके दोबारा से dy बाई du बन जाता है। सो बेसिकली अब हमने ये दो टर्म्स कैलकुलेट करना है, जिसकी हेल्प से हमारे पास dy बाई du आ जाएगा, ठीक हो गया। सो सबसे पहले dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं, वो इसकी हेल्प से होगा, कैलकुलेट कर लिया। dx बाई du कैलकुलेट करना है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं du बाई dx, ठीक है। सो वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसको सिंपली आप उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हमारे पास dx बाई du आ जाएगा। सो आपके पास dx बाई du भी आ गया, dy बाई dx की वैल्यू भी आ गई। दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें चेन रूल यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आपके पास dy बाई du आ जाएगा और आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 में भी डिफ्रेंशिएशन ही करना है। ये बहुत ज़्यादा आसान है, बिकॉज अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें। गिवन हमारे पास y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x ओवर a है, वो लिख लें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली ऑपरेटर अप्लाई कर दें d बाई dx दोनों साइड्स पे। अब इसका हमने अगर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो वो होता है -1 ओवर 1 प्लस इस टर्म का स्क्वायर जो एंगल में होती है, फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव हम लेते हैं और जो आंसर आता है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। अब इसका स्क्वायर ओपन करके डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया है, सिंपली 1 ओवर a अलहदा से लिख लिया और सिर्फ इस वेरिएबल का ही डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटर लिख दिया, ठीक हो गया। ये जो डिनोमिनेटर में a स्क्वायर है ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस a स्क्वायर 1 ओवर a, इसका डेरिवेटिव 1, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कैंसिल हो जाएगा एक इसके साथ, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू dy बाई dx।
अगेन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 7 में डेरिवेटिव ही एवेल्यूएट करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये होता है जी 1/x, ये वाली टर्म, और फिर इसका ही डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट से ही इसका ही डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सो ये देखें 1/, यही टर्म दोबारा से, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ये। अच्छा, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक से ज़्यादा टर्म्स आती हैं तो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त गलती करते हैं स्टूडेंट, सिर्फ इसी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी टर्म को अलहदा रहने देंगे, ठीक है। नहीं, ये दोनों की दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी इस फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। सो ये इसका डेरिवेटिव और ये इसका डेरिवेटिव अलहदा अलहदा से, बिकॉज हम डेरिवेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इट्स अ लीनियर ऑपरेटर। अब ये ब्रैकेट न्यूमरेटर में चली जाएगी, माइनस यहाँ पे आ गया सिंपली। अब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है ये tan हाइपरबोलिक ऑफ x के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पे tan हाइपरबोलिक ऑफ x भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर करेक्ट हैं, इनमें से जो मर्जी चाहे आप चूज कर सकते हैं। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 में डेरिवेटिव ही एवेलुएट करना है ऑफ y, ठीक है। y गिवन है, सोल्यूशन y लिख लिया सिंपली। फिर उसी तरह से दोबारा से ऑपरेटर अप्लाई कर दें और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx। tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 - x², ठीक है। सो इस बार x की जगह पे हमारे पास क्या है, sin x, तो x² की जगह पे आ जाएगा sin² x। फिर दोबारा से हमने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आता है d/dx ऑफ x अगेन। सो ये बेसिकली 1 हो जाता है, तो यहाँ पे नहीं लिखा। सो d/dx ऑफ sin x फाइंड कर लिया, ये cos x के इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू cos² x। ये एक कैंसिल हो गया, 1/cos x which is equals to secant x, and it is the required answer. अगेन क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 9 में डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है विच इज़ ऑफ द सेकेंड ऑर्डर d²y/dx², ठीक है। सबसे पहले सोल्यूशन लिखें, y लिख लें, पावर को सिंप्लीफाई कर लें, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 लिखा है, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे x की पावर में 1/2 था डिनोमिनेटर में, ऊपर गया तो -1/2 हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली ऑपरेटर अप्लाई कर देंगे, फिर यूजिंग पावर रूल डेरिवेटिव्स एवेल्यूएट कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू y1, ठीक हो गया। अब लेकिन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, सो हम करेंगे दोबारा से इस आंसर को ही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो y1 को डिफरेंशिएट कर लेंगे, ऑपरेटर लगा दिया, 1/2 कॉमन लेके ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, और डेरिवेटिव के ऑपरेटर से भी बाहर लिख देंगे। अगेन पावर से मल्टीप्लाई, पावर से एक कम, और ये कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स आ गए। सिंप्लीफिकेशंस के बाद हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसे आप लिख देंगे इक्वल्स टू y2। दोनों की दोनों नोटेशंस इक्विवेलेंट हैं, लेकिन क्वेश्चन में है y2, सो आपने भी इसी वजह से y2 और y1 की नोटेशन इस्तेमाल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 10 में हमने बताना है कि एफ ऑफ एक्स किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है, जबकि x बिलोंग कर रहा है -2 से 2 तक। सबसे पहले सोल्यूशन लिख लें, फंक्शन लिख लें, ठीक हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x विच इज़ इक्वल्स टू -2x। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे x के लिए, तो हमारे पास x आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। इसकी हेल्प से हम इस इंटरवल को मज़ीद सब डिवाइड कर देंगे, सब इंटरवल्स बनाने के लिए, ठीक है। सो -2 से 0 तक और 0 से 2 तक हमारे पास 2 इंटरवल्स बन जाएंगे। अब हम इन दोनों इंटरवल्स में सेपरेटली देखेंगे इस फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। सो अगर हम इस डेरिवेटिव में, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू -2x, इसके दरमियान में से -2 और 0 के दरमियान में से कोई सी भी वैल्यू पुट करें, लेट -1, अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास +2 के इक्वल, ठीक है। तो जो 0 से ग्रेटर है, अगर डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, ठीक है। जिस इंटरवल में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे इंटरवल में विच इज़ 0 2, इन दोनों के दरमियान कोई सी भी वैल्यू, लेट 1, हम अगर इसकी जगह पे सब्सटीट्यूट कर लें तो ये आ गया -2, जो कि 0 से लेस देन है, डेरिवेटिव नेगेटिव है इस इंटरवल में, तो इसका मतलब है कि फंक्शन
जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है वो डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। सो साथ साथ आप मेंशन भी कर दें और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 11 में डिफाइन करना है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स को। द डेफिनेशन इज गिवन एट द पेज नंबर 237 एंड द सेक्शन 5.4। आंसर लिखेंगे, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स की हेडिंग दे लेंगे, इसके बाद डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स ऐसी लीनियर इनइक्वालिटीज़ होती हैं जो हमारी कंसर्न प्रॉब्लम में होती हैं। जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसमें जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट होते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 12 में लीनियर इनइक्वालिटी को हमने ग्राफ करना है। एक्स वाई प्लेन में इनइक्वालिटी हमें गिवन है। ठीक हो गया, सबसे पहले सोल्यूशन लिखें और जो सबसे पहला स्टेप करना है वो उसके करस्पॉन्डिंग मतलब एसोसिएटेड इक्वेशन लिखना है। सिंपली इस साइन को आपने चेंज कर देना है, इक्वल के इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। सेकंड स्टेप इज टू कैलकुलेट एक्स इंटरसेप्ट। इसके लिए y इक्वल्स टू 0 पुट करें। ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पुट किया, पॉइंट इस तरह से होता है ना x कॉमा y। ठीक है, y 0 के पुट किया, x 7 आ गया, एक पॉइंट से बन गया। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, x 0 पुट करना पड़ेगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आ गया y इक्वल्स टू 3, सेकेंड पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट कर लें। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करें तो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा। अब हमने देखना है कि इस ग्राफ की डायरेक्शन किस तरफ होगी। ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी या फिर उसके ऑपोजिट होगी। इसके लिए टेस्ट पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी 0 0। ठीक है, इनइक्वालिटी में सब्स्टिट्यूट करें, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0। आंसर 0 ग्रेटर देन 21, नो दिस इज़ फॉल्स। 0 तो 21 से छोटा होता है, सो ये फॉल्स है। इसका मतलब है कि जो शेडिंग है वो ओरिजिन से बाहर की तरफ आएगी, आउटवर्ड्स आएगी, टूवर्ड्स नहीं आएगी, आउटवर्ड्स आएगी, बाहर की तरफ आएगी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को फ्रॉम सेक्शन नंबर 2, जिसमें 8 क्वेश्चंस को आंसर करना है। टोटल मार्क्स 16 है। इसका मतलब है कि हर सवाल के सॉल्व करने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। डिफरेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है और ये रही गिवन इक्वेशन। सोल्यूशन लिख लें, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लें। अब डिफरेंशियल को इस्तेमाल करना है तो दोनों तरफ अब हम डिफरेंशियल्स लेंगे, तो सिंपली डी लगा दिया। इस टर्म का भी डिफरेंशियल ले लिया, इस टर्म का भी डिफरेंशियल ले लिया और यहाँ पे भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अब इसके लिए अगेन हमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। x एज इट इज़ y का डिफरेंशियल प्लस y एज इट इज़ x का डिफरेंशियल। ये dx एज इट इज़, dx कॉमन ले लें, इस टर्म को इधर ले आए। ठीक है, प्लस में थी माइनस में आ जाएगी। dy के नीचे dx ले आए और x को इस तरफ ले आए। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 में हमने इवेलुएट करना है इस सिंपल से इंटेग्रल को। सोल्यूशन लिखें, इंटेग्रल लिख लें। हमने इस्तेमाल करना है जनरल पावर रूल। ठीक है, जिसमें पावर में एक ऐड करते हैं और उसे डिवाइड करते हैं, लेकिन वो तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास ये जो पावर के अलावा टर्म होती है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो यहाँ पे तो डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, विच इज़ 2। ठीक है, इस टर्म का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आ जाता है 2। सो हमें 2 चाहिए, सो हम बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा ना। सो हम सिंपली 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये जो हमारे पास इतनी टर्म है ये तो पावर रूल में इस्तेमाल हो जाएगी, लाइक पावर में ऐड और उसी से डिवाइड, ये बच जाएगी। सो इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर्स को भी, डिनोमिनेटर और पावर्स को भी, तो हमारे पास एक रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में अगेन इंटेग्रल को इवेलुएट करना है। सोल्यूशन लिखें और इस इंटेग्रल को रीनेम कर लें, मतलब आई के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं बिकॉज 10 का डेरिवेटिव जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है। ठीक है, सो अगर स्क्वायर रूट ना होता तो सिंपली ln के टर्म में हम चले जाते, लेकिन अब हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, सो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी। t लिखा इक्वल्स टू 10x, dt आ जाएगा सेकंड स्क्वायर x dx के इक्वल। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर लें, स्क्वायर रूट t आ जाएगा, न्यूमरेटर में dt आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, t की पावर -1/2। t का डिफरेंशियल आगे मौजूद है, पावर में ऐड करें, डिवाइड करें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख दें। दैट्स इट, सिंप्लीफिकेशन कर लें। अब यहाँ पे हम दोबारा से t की जगह पे लिख देंगे 10x, ये 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा।
अगेन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4 में इंटेग्रल को एवेलुएट करना है। आप इस इंटेग्रल पर फोकस करें तो देखें ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स करना पड़ेंगी, थोड़ी सी चेंजिंग्स करना पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे देखें e की पावर ax, ए की जगह पे लिखा हुआ है -1, ठीक है, ए की जगह पे लिखा हुआ है -1, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर -1 होना चाहिए था, तो इस वजह से हमें ये टर्म वहाँ से उठा के इस तरफ लाना पड़ेगी। सोल्यूशन लिख ले, लेट आई इक्वल्स टू दिस, इसे दोबारा से ऐसे लिख लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ए चाहिए ना फॉर्मूला के मुताबिक, तो यहाँ पे भी -1 होना चाहिए, तो हम ये माइनस वाली टर्म को यहाँ पे पहले लिख लेंगे, जो माइनस है ना उसकी जगह पे सिंपली -1 लिख देंगे। आप ऐसे भी देखें तो यहाँ पे 1 हो, साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, तो इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लिख लिया, कॉज एक्स प्लस कॉज एक्स हो गया, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास साइन एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स के इक्वल है, ठीक है। इस तरह की शक्ल बन रही है तो डायरेक्टली आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू ई की पावर में ए एक्स, ए हमें पता है कि -1 के इक्वल आ रहा है तो -x आ जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अगेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन एक्स। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटेग्रल। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 में फिर से हमने एवेलुएट करना है इस डेफिनेट इंटेग्रल को। थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसमें एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स आ गई है, मॉड ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास इक्वल होता है -x के जब x 0 से छोटा होता है, ठीक है, और x के इक्वल होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, इस डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि हमें इस इंटेग्रल को मज़ीद 2 इंटेग्रल्स में ब्रेक करना पड़ेगा ना, इस तरह से पीस वाइज बनाना पड़ेगा। सो देखिए हमारे पास है -1 2, ये बीच वाली टर्म में नहीं लिख रही, जस्ट ब्रेकिंग बताऊंगी। सो -1 0, ठीक है, 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए, प्लस 0 to 2 अपर लिमिट, ठीक है, 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए, ठीक हो गया। ब्रेक कर लिया, ब्रेक इट एज इट इज़ लिख ली हमने, ठीक है। 0 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास -x आता है, मोर एक्स, ये x के इक्वल आता है फॉर x ग्रेटर देन 0, ये सिंप्लीफाई होकर 0 के इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। ये इंटेग्रल ख़त्म हो जाएगा। इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए इंटेग्रल से बाहर लिख दें, x के इंटीग्रेशन, पावर में ऐड, उसी से डिवाइड, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6 में हमने फाइंड करना है एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन फ्रॉम x -π/2 टू x इक्वल्स टू π/2, ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, y को लेट कर लेंगे इक्वल्स टू कॉस x के, यहाँ पे x इसलिए लिखा है बिकॉज हमें यहाँ पे x की ही वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक हो गया। अब एरिया फाइंड करने का क्या मतलब है कि इसको हमने फंक्शन को cos x को इंटीग्रेट कर लेना है इन द गिवन डोमेन, ठीक है। सो लोअर लिमिट अपर लिमिट cos x, इंटीग्रेशन है sin x, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, ऐड करें, हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा विच इज़ बाउंडेड बाय द कॉस फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 7 में हमने सॉल्व करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को विच इज़ ए सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। सोल्यूशन लिख लें सबसे पहले। सेपरेबल से मुराद ये है कि हम एक तरफ वाइज इकट्ठा कर देंगे, वाई वाली टर्म्स को, और दूसरी तरफ एक्सेस को, ठीक हो गया। इक्वेशन लिखी, अब इस तरफ से y यहाँ पे आ गया, dx यहाँ पे आ गया, ये सिंप्लीफिकेशन होगी, ये एक्स स्क्वायर था ऊपर चला गया न्यूमरेटर में तो x की पावर में -2 हो गया। इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड्स को, y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है, 1, फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी ln ऑफ y। इसके लिए पावर में ऐड कर दें, डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें, क्योंकि यहाँ पे ln है तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें ln ऑफ e इक्वल होता है हमारे पास 1, सिंप्लीफिकेशन कर ली सिंपली इनकी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। इस फ्रैक्शन के साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से दोबारा आ जाएगी, सो 1 की जगह पे हम लिख लेंगे ln ऑफ e, ठीक है। अब तीनों फंक्शंस के साथ ln हो गया है, अब हम ln की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, -1/x को यहाँ पे हम e की पावर में लिख देंगे, ठीक है। ये टर्म एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। अब दोबारा से ln की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, जब 2 ln जिस तरह से ऐड हो रहे होते हैं तो हम ln कॉमन ले लेते हैं और उन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं e और c को, ठीक हो गया। अब ये ln's कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, जैसे पहले सवाल बहुत आसान थे, ठीक है। हमारे पास a और b 2 पॉइंट्स गिवन है, ओ के बारे में बता दिया गया है कि ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0 0, 2 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है तो ये भी 2 डायमेंशनल होगा।
एक और कंडीशन दे दी है, वेक्टर ओ पी इक्वल है वेक्टर ए बी के। फाइंड क्या करना है, पॉइंट बी। तो सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में। अब हमारे पास ये चार जो हैं पॉइंट्स बन गए। हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है, ठीक है। सो इसके लिए हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर ओ पी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी। ये इक्वल होता है, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल टर्मिनल, टर्मिनल माइनस इनिशियल, ठीक है। x में से x माइनस करेंगे, टर्मिनल हमारे पास ये है x माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो, ठीक है। ये साइड होगी, इस तरफ आ जाए ए बी, 1 - 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 3 हो जाएगा। इसके बाद 0 - 7 सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एक्स वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट P आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 4, -7। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 9 है। इसमें हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर v। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, गिवन वेक्टर लिखें, इसका मैग्नीट्यूड लिख दें, जिसके लिए इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसके कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज़ -1, ठीक है। मैग्नीट्यूड आ गया, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिख दें, v/v का मैग्नीट्यूड v लिख दिया, v का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब सब के साथ सेपरेट सेपरेट इसको लिख दें, ठीक है। i/√6 2j/√6 माइनस k/√6, ठीक है। सो इन यूनिट वेक्टर्स को साइड पे लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 था, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 है, सो दैट्स इट। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर v। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 10 है। हमने अल्फा फाइंड करना है, यू भी दो वेक्टर्स गिवन है, कंडीशन भी ये बता दी गई है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो सिंपली हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और इसको 0 के इक्वल रख देंगे, इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन को अल्फा के लिए सॉल्व करेंगे, 4/3 आ जाएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगी, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट में करते क्या हैं, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई कंपोनेंट को 2 अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस जे के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से के कंपोनेंट्स को, ठीक हो गया। सो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है अल्फा इक्वल्स टू 4/3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 11 है, जिसमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि परपेंडिकुलर है ऐसे प्लेन के जिसमें दो वेक्टर्स हैं ए और बी। सो उसके लिए हमें बेसिकली इस डेफिनेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वो यूनिट वेक्टर a क्रॉस बी ओवर a क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, जैसे प्रीवियस में हमने फाइंड किया था एक यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द बी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे a क्रॉस बी, ठीक है। ये उसका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, इसके बाद डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अलहदा अलहदा हर कंपोनेंट के लिए लिख लेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 12 में हमें एक फोर्स गिवन है, ठीक है, जो कि एक पॉइंट ए पर एक्ट कर रही है, मोमेंट फाइंड करना है एफ का अबाउट पॉइंट बी, ठीक हो गया। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लें, गिवन डाटा लिख लें, ए लिख लें, ए का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन फाइंड कर लें, बी का भी पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फाइंड कर लें, विच इज सिंपली टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक हो गया। अब बेसिक टास्क है हमारा इस क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। एफ हमारे पास मौजूद है, आर हमने फाइंड करना है, सो आर बेसिकली हमारे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर बी ए के इक्वल, जो कि हमारे पास इक्वल है ओ ए माइनस ओ बी के, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास आर आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें तो फिर रिक्वायर्ड जो है मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द पॉइंट बी आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बेसिकली 9 क्वेश्चंस के आंसर देना है, टोटल 18 मार्क्स आप इस सेक्शन से गेन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, हमने शो करना है कि पॉइंट्स ए बी और सी राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। जब भी राइट ट्राइंगल की बात आ जाती है तो पाइथागोरस थ्योरम हमें हेल्प आउट करता है, ठीक है। इस तरह से हेल्प आउट करता है कि इट स्टेट्स दैट कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो लॉन्गेस्ट साइड की लेंथ होती है, अगर इसका स्क्वायर लें तो ये बाकी दोनों साइड्स की लेंथ्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। यही काम हम इस सॉल्यूशन में करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन पॉइंट्स को लिख लेंगे, फिर ए बी की लेंथ फाइंड कर लें, ठीक है, फिर बी सी की लेंथ फाइंड कर लें, उनके स्क्वायर्स ले लें, सी ए की लेंथ फाइंड कर लें, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें,
जैसा कि यहाँ पे है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों साइड्स के लेंथ्स के स्क्वायर्स को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 16, जो कि हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। सो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं ये वाकई में राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, बिकॉज इन्होंने सेटिस्फाई किया है पाइथागोरस थ्योरम को। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में पॉइंट P गिवन है, ट्रांसलेटेड ओरिजिन गिवन है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में। अब हमने फाइंड करना है P के कोऑर्डिनेट्स ट्रांसलेटेड एक्सेस में, मतलब कैपिटल X और Y सिस्टम में। ठीक हो गया। फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से हैं, ठीक है, इन्हें मेमोराइज कर लीजिएगा। सोल्यूशन लिखें। ये स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में है, मतलब ये जो पहली ये जो 3 है हमारे पास, ठीक है, ये जो पहली टर्म है ये x को रिप्रेजेंट कर रही है स्मॉल x और ये स्मॉल y को। ठीक हो गया, क्योंकि हम पॉइंट ऐसे ही लिखते हैं ना x, y। तो उसकी हेल्प से हमने एक्स वाई फाइंड कर लिया। ये ट्रांसलेटेड कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास ओरिजिन है, ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है एच और ये के को। फॉर्मूलाज लिखें, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। सो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम पी लिख लेंगे इन दी कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। अब सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 को, जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन है कि हमारे पास 2 लाइन्स हैं, एक लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है, दूसरी लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बन रही है। मज़ीद ये कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। हम जानते हैं कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो दोनों की स्लोप्स, ठीक है, आपस में इक्वल होती हैं। यही कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। सोल्यूशन लिख लेंगे, ठीक है, गिवन पॉइंट्स लिख लेंगे, इसके बाद हम स्लोप फाइंड कर लेंगे फर्स्ट लाइन की, ठीक है, दूसरी लाइन की भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के आ जाएगी विच इज़ इक्वल्स टू -11। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फाइंड करना है वर्टिकल लाइन की जो कि गुजर रही है इस पॉइंट में से, ठीक है, पॉइंट हमारे पास मौजूद है। सेकंड, अगर हम स्लोप फाइंड कर लें तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इस्तेमाल करके इक्वेशन लिख लेंगे, रिक्वायर्ड हमारा जो आंसर होगा, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट को इस्तेमाल करेंगे। लाइन वर्टिकल है तो इसका मतलब है कि स्लोप अनडिफाइंड है विच इज़ इक्वल्स टू 1/0। ठीक हो गया। इस पॉइंट की हेल्प से x1 और y1 हम फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू दिस पॉइंट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5 को सॉल्व कर लेंगे। डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है। पॉइंट से आप x1 और y1 की वैल्यूज़ ले लेंगे, लाइन से a, b और c की वैल्यूज़ आप फाइंड कर लेंगे, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है दो लाइंस का, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है कि क्या वाकई ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं, ठीक है। अगर तो वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो इनकी स्लोप्स इक्वल नहीं होंगी, क्योंकि अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल हो तो आपस में वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों की स्लोप इक्वल ना हो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज़ हम ये कह देंगे कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो यहाँ तक तो आप सेम ये तरीका ज़रूर करेंगे। उसके बाद एक तो ये फॉर्मूला है और एक ये तरीका है, ठीक है, दिस इज़ मोर सिंपल। लेकिन ये फॉर्मूला आपकी बुक में है, सिलेबस में है, तो बेहतर यही है कि आप ये फॉलो करें। पेज 207 में सेक्शन 4.4.1 में ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, सारा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा तरीका जो ये मैंने यहाँ पे लिखा है वो ये है कि आप इस यहाँ तक पूरा सॉल्व करने के बाद इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व कर लें x और y के लिए, ठीक है। सो सिंपली क्या किया है, इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सबट्रैक्ट कर लेंगे ये इक्वेशन, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी पुट कर लें, x की वैल्यू आ जाएगी। इनकी हेल्प से आप पॉइंट लिखेंगे और यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर लेंगे, जिसमें मेजर ऑफ एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। सोल्यूशन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन लिखेंगे, कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन को विद सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, ताकि हम लिख सकें a, h और b की वैल्यूज़। फिर सिंपली हम फॉर्मूला में इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू -1
फिर थीटा हमने फाइंड करना है, tan इनवर्स ले लेंगे, 135 डिग्री आ जाएगा। फिर एक्यूट एंगल फाइंड कर लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग आंसर फ्रॉम 180 डिग्री। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 8, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है, सेंटर और रेडियस गिवन है। सेंटर से हमें मिल जाएगी h और k की वैल्यू, रेडियस r के इक्वल होता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, स्क्वायर्स को एक्सपेंड करें, सॉल्व करें और अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 9 है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। सर्कल की भी इक्वेशन गिवन है। जनरल फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है वो ये है कि हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल को पहले इस जनरल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें उस इक्वेशन में पुट कर देना है। x की जगह पे x को और y की जगह पे y को पुट कर देना है सारी की सारी इक्वेशन में, ठीक हो गया। इसके बाद अगर हमारे पास उस राइट हैंड साइड का आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा तो हम कहेंगे कि वो जो पॉइंट है वो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। और अगर इस राइट हैंड साइड का आंसर लेस देन 0 आएगा, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉइंट इनसाइड ऑफ द सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। सो यही काम आपने इसके साथ करना है। सोल्यूशन लिख लें, पहले इसको जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट मौजूद नहीं था तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो इक्वेशन की ये फॉर्म आ गई। अब इस पॉइंट की हेल्प से ये आपको x मिल जाएगा, ये आपको y मिल जाएगा। सो इन्हें आप इस तरह से कह लें। सो आप सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पे x1 पुट करना है विच इज़ इक्वल्स टू 5, ठीक है, और y की जगह पे y1 पुट करना है विच इज़ इक्वल्स टू 6। राइट हैंड साइड में आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे जिसमें फोकस और वर्टेक्स फाइंड करना है। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला टास्क ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला किस स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला के साथ मैच कर रही है। सो फोर्थ टाइप के साथ मैच कर रही है, -4ay, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। पैराबोला अलोंग y एक्सिस होता है। इसके अलावा इसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, वो डाउनवर्ड्स होती है, ठीक हो गया। अब इसकी हेल्प से आप फोकस का फॉर्मूला भी आपके जहन में आ जाना चाहिए अगर आपने टेबल को ध्यान से याद किया हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा वी नो दैट वर्टेक्स इज ऑलवेज द सेम। इक्वेशंस को कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास गिवन इक्वेशन है x² इक्वल्स टू -16y। कंपेयर करने से हमारे पास आ जाएगा 16 इक्वल्स टू 4a। सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। फोकस के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो फोकस भी आ जाएगा। सो व्हाट वाज इम्पोर्टेंट ये था कि आपने टेबल को ध्यान से याद रखना है ताकि ड्यूरिंग अ पेपर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 11 है, ठीक है। इसमें हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद द गिवन फोकी, ठीक है। फोकी हमारे पास अलोंग दी एक्स एक्सिस है। इसकी हेल्प से हम बेसिकली सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर माइनर एक्सिस की भी लेंथ गिवन है। सोल्यूशन लिख लेंगे, गिवन फोकी का फॉर्मूला लिखेंगे जिसकी हेल्प से हमारे पास सी आ जाएगा 3 के इक्वल, ठीक है। अगर फोकी अलोंग द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है कि एलिप्स अलोंग द एक्स एक्सिस ही होगा, ये हो गया। अब हम लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस को इस्तेमाल करेंगे और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ फाइंड कर लेंगे, मतलब हम b फाइंड करेंगे। तो लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस हमारे पास इक्वल होती है 2b और जो गिवन है वो 10 है। सॉल्व किया, b की वैल्यू 5 आ गई। अब हमारे पास एक और इक्वेशन होती है विच इज़ b² इक्वल्स टू a² माइनस c²। इसको इस्तेमाल करेंगे c² के लिए, ठीक है। तो c² आ जाएगा हमारे पास a² माइनस b² के इक्वल। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे c की और b की, अल्टीमेटली a आ जाएगा। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स लिख लेंगे विच इज़ इक्वल्स टू x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल्स टू 1। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स आ जाएगी। क्वेश्चन 4 पार्ट 12 को सॉल्व करेंगे। सेंटर एंड फोकी फाइंड करना है ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास मैच कर रही है विद द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक हो गया। सोल्यूशन लिख लें सबसे पहले। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह लिखने की कोशिश करेंगे। इसके लिए दोनों साइड्स को 9 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। ये a² है, b² है। हाइपरबोलस के लिए हमारे पास इक्वेशन होती है c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। इसकी हेल्प से c आ गया, ठीक है। अब हमने फोकी लिखना है। ये हमारे पास x² माइनस y² है। इसका मतलब है कि हाइपरबोला अलोंग द एक्स एक्सिस है। सो इसका मतलब है कि फोकस भी अलोंग द
एक्स एक्सिस होंगे, फॉर्मूला लिखें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ गया। अब हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को डिटर्मिन करना है, इसके लिए हम इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी इन्वॉल्व कर लेंगे। गिवन इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 0 0 आ जाएंगे। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स, जिसमें हमने सेंटर और फोकी फाइंड करना था हाइपरबोला का। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 13 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है ऑफ द गिवन कॉनिक्स का। दो इक्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं, दोनों को सॉल्व कर लेंगे हम सिंपली एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। और अल्टीमेटली हम जो पॉइंट लिखेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। सिंपली जैसे बेसिक अलजेब्रा में हम प्रोसेस करते होते हैं वैसे इनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी और पॉइंट फॉर्मुलेट हो जाएगा विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं सेक्शन 2 को, जिसमें 3 क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए और बी। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन 5 पार्ट ए। फंक्शन गिवन है, के की वैल्यू फाइंड करना है और बता दिया गया है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 2 पर। सोल्यूशन लिख लें, गिवन फंक्शन लिख लें जो गिवन डाटा है, ठीक है। अब बताया जा रहा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के व्हेन x इक्वल्स टू 2, तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं एट x इक्वल्स टू 2 फंक्शन इज इक्वल्स टू के, ठीक है, लिख लिया। इसके बाद सेकंड जो हमें बताया गया है वो है फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम लिख सकते हैं कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स तो वो इक्वल होता है f ऑफ 2 के। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 लिख ली, f ऑफ 2 का आंसर लिख लिया। अब सवाल है कि f ऑफ x की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे इन दोनों में से। यहाँ पे देखिए x अप्रोचेस टू 2 है, मतलब x 2 के इक्वल नहीं है, उसको अप्रोच कर रहा है, ठीक है। सो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है कि हम ये वैल्यू फंक्शन की चूज़ कर लेंगे लिमिट के लिए, पुट कर ली, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम न्यूमरेटर को कर रहे हैं जिसमें स्क्वायर रूट्स है, माइनस था तो प्लस लगा के इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। सो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर आ जाएगा इस तरफ 1/6 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, जिसमें डिफरेंशिएट करना है cos x स्क्वायर को यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। सोल्यूशन लिखें, फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लें। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। सो फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा डेल y बाई डेल एक्स, फिर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगी डेल x अप्रोचेस टू 0, ठीक हो गया। सो डेल y चेंज इंट्रोड्यूस करवाना है, अगर y में आएगा तो x में भी आएगा, या फिर अगर x में आएगा तो y में फिर आएगा, ठीक हो गया। सो हमने डेल y इस तरफ किया और डेल x इस तरफ, ठीक है। x की जगह पे x प्लस डेल x पुट करेंगे, y को इधर ले आए, सिंप्लीफाई करें। सो डेल y की कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसको डिवाइड करना है हमने डेल x के साथ, डेल x के साथ डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट नहीं करना है। आगे बताती हूँ कि क्यों नहीं करना है। दोनों साइड्स को अब हमने जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इस टर्म के साथ, ठीक है, क्योंकि हम सैंडविच थ्योरम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, जो डिवीजन वाली थी उसको यहाँ पे अंदर ले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन वाली वहीं पे रह जाएगी, डेल एक्स भी यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, ठीक है, इस तरफ भी कर देंगे और इस तरफ भी, दोनों साइड्स पे। अच्छा, इसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस विल बी 0 0, ये एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये 0 और ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बाय फर्स्ट प्रिंसिपल दिस इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू -2x साइन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 6 पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें बेसिकली हमने इस इंटेग्रल को एवेल्युएट करना है, एक्स की रिस्पेक्ट से इंटेग्रल को सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी एक्स पर डिपेंड कर रहा है। अब इस मामले में आइलेट हमारी कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है। सो हम बेसिकली इसके बारे में सोचेंगे पहले तो, क्योंकि ये एंड नहीं होगा ना, इसको हम सॉल्व करते जाएँ करते जाएँ करते जाएँ। ऑब्वियसली हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, लेकिन ये फिर भी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन देखिए कॉज की हम एक बार इंटीग्रेशन करें तो साइन पे जाएंगे और साइन से हम दोबारा कॉज पे आ जाएंगे, तो मतलब हम दोबारा से इस इंटेग्रल पे आ जाएंगे और फिर हम इंटेग्रल को टर्मिनेट करने में जो है उसको इस्तेमाल कर लेंगे। इस तरह से इसको इस तरफ ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास जो इंटेग्रल का साइन है वो ख़त्म हो जाएगा, सही है। सो इसके लिए हम करेंगे ये कि इस फंक्शन को एज ए फर्स्ट फंक्शन या फिर यू चूज़ कर लेंगे और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एज हम वी चूज़ कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास आ गया फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन।
डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन एंड देन अगेन इंटीग्रेशन। एवेल्युएट करें, सॉल्व करेंगे दोबारा से, ठीक है, जब तक हमारे पास इस तरह का इंटेग्रल दोबारा नहीं आ जाए। सो इंटेग्रल आ गया सिंप्लीफिकेशन की। इसके बाद ये जो हमारे पास टर्म है इसे इस तरफ ले जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आए इधर ही रहने देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इसका आंसर चाहिए। सो जिसका आंसर हमें चाहिए वो हम लेफ्ट पर रहने देंगे, 13/9 इस तरफ ले आएंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय द फॉर्मूला एट द पेज नंबर 141, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप ए और बी को आइडेंटिफाई करें और इसके साथ कंपेयर कर लें अपने आंसर के साथ। तो अगर आपका आंसर बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ठीक आ रहा है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है। सो इस तरह से आपने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है जिसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ अपेयर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें एरिया फाइंड करना है रीजन का विच इज़ बाउंडेड बाय द ट्राइंगल, और ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस भी गिवन है, फॉर्मूला भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ से हमें मिल जाएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सिंपली डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर लेंगे और अल्टीमेटली एरिया आ जाएगा -2ac के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सोल्यूशन लिखें, गिवन इक्वेशन लिख लें, सिंप्लीफिकेशन 2 से मल्टीप्लिकेशन के बाद dy वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी टर्म्स एक तरफ, ठीक है। डिफरेंशियल्स हमेशा न्यूमरेटर में होने चाहिए। सो इस डिफरेंशियल को भी हम इस तरफ ले आएंगे, बेसिकली हम वेरिएबल सेपरेट करना चाह रहे हैं। ये इधर से हम इस तरफ ले आएंगे, ये y वाली टर्म y वाली साइड पे ले जाएंगे, x वाली टर्म x वाली साइड पे ले जाएंगे। अब हम सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, दोनों इंटेग्रल्स को, इसको x के रिस्पेक्ट से, इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन आसान है, लेकिन इसकी इंटीग्रेशन के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन को मतलब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले इस फॉर्म में लिख लें a/y प्लस b/1 - 2y, दोनों साइड्स को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और इक्वेशन बन जाएगी, उसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब देखिए यहाँ पे y लिखा हुआ है, y को इक्वल्स टू 0 पुट करें इस इक्वेशन में, आप आइडिया यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी। इसे भी y, इस टर्म को भी 0 के इक्वल पुट करें, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। सो 1/2 को अगेन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ठीक है। a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और आप दोबारा से आपके पास जो फ्रैक्शन है वो आ जाएगी सिंप्लीफाई होके, बिल्कुल ये वाली फ्रैक्शन जो है आपके पास अब इस फॉर्म में आ गई है। इसे इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें, मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर दें, इंटेग्रल अलहदा कर दें, ठीक हो गया। अब इंटीग्रेट कर दें, सो ln ऑफ 2 + x आ जाएगी, बिकॉज इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद था, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ln आ जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, ln आ जाएगा। इस वजह से कांस्टेंट के साथ भी ln लगा देंगे, सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन 7 पार्ट बी को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें मिनिमाइज करना है z इक्वल्स टू 2x + y को सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। सोल्यूशन लिख लेंगे, सबसे पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख लेंगे, मतलब इन इक्वालिटीज़ की जगह पे सिंपली हम लिख लेंगे इक्वेशन का साइन और इन्हें इक्वेशंस बना लेंगे, रीनेम कर देंगे, इक्वेशन 1 2 कह लेंगे। अब हमें पॉइंट्स चाहिए जिनकी हेल्प से हम इन लाइंस को, मतलब इन इक्वेशंस को ग्राफ कर सकें, ठीक है। उसके लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम फाइंड कर लेंगे दोनों इक्वेशंस के। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y 0 पुट करेंगे, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। इधर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x 0 पुट करेंगे, कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में भी कर लेंगे। इसके बाद हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 0 एंड 0 3, उनकी हेल्प से हमने इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट किया, ज्वाइन किया, लाइन 1 आ गई। सेकंड लाइन के लिए भी बिल्कुल इसी तरह से 5 0 और 0 7 को हमने प्लॉट किया और मैच किया, हमारे पास आ गई इस सेकेंड इक्वेशन। अब हमने शेडिंग करना है, शेडिंग के लिए हमें टेस्ट पॉइंट्स की ज़रूरत है। टेस्ट पॉइंट क्या है, हमें बताते हैं कि शेडिंग टुवर्ड्स द रीजन होगी या फिर आउटवर्ड्स द रीजन होगी, ठीक है। 0 0 को फर्स्ट इन इक्वालिटी में पुट करेंगे, 0 तो 3 से बड़ा नहीं होता, ये फॉल्स है, इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन की शेडिंग आउटवर्ड्स द ओरिजिन आएगी। अगर फॉल्स आ जाए रिजल्ट हमारे पास तो शेडिंग बाहर की तरफ आती है, ओरिजिन की तरफ नहीं जाती।
इसी तरह से टेस्ट पॉइंट आप पुट करेंगे जब सेकंड इनइक्वालिटी में सेकंड इनइक्वालिटी ये रही तो वो ट्रू आ रही है, 0<35 ट्रू है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो सेकंड लाइन है उसकी शेडिंग टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगी, ठीक है। इस तरह से शेडिंग्स आ गई। अब ऐसी कॉमन शेडिंग, ठीक है, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन को प्रेजेंट कर रही होगी, मतलब ये जो रीजन है यही फिजिबल सॉल्यूशन रीजन है। अब जो टास्क है हमारा वो है मिनिमाइज़ करना, ठीक है। मिनिमाइज़ करने से क्या मुराद है कि हमने सिंपली ये जो हमारे पास 4 पॉइंट्स आए थे, ठीक है, उनको z मतलब इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जिसको हमने मिनिमाइज़ करना था, z इक्वल्स टू 2x+5, ठीक है। अब जिस पे सबसे कम वैल्यू आएगी, मिनिमाइज़ करना है ना, मैक्सिमाइज़ में सबसे ज़्यादा वैल्यू देखते हैं, मिनिमाइज़ के लिए सबसे कम वैल्यू देखते हैं। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z हमारे पास आएगी जब हम पॉइंट d 0,3 सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज़ इक्वल्स टू 2x+y इज़ 3, जो कि अपेयर होती है एट कॉर्नर पॉइंट D03, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ये जो 4 होते हैं ये कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं पर हम मिनिमाइजेशन चेक करते हैं गिवन इक्वेशन की। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमने शो करना है कि y² d²y/dx² प्लस a इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। फाइंड तो हमने डेरिवेटिव्स करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है, y के, लेकिन एक थर्ड डेरिवेटिव भी आ गया है और हमें पता है कि जब थर्ड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है तो तब हम इस्तेमाल करते होते हैं चेन रूल, ठीक है। इस तरह से dx, इस तरह से इसको स्प्लिट कर दें और जो थर्ड पैरामीटर होता है जो कि यूजली t या फिर थीटा होता है उसे यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हमें y का भी थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा और x का भी। फिर हम x वाले को जब उल्ट कर देंगे तो हमारे पास d थीटा ओवर dx आ जाएगा, ठीक है। ये dy/d थीटा है, ये d थीटा ओवर dx है। इनको चेन रूल के फॉर्मूला में इस्तेमाल करें जिसे हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा है और अल्टीमेटली हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन आप देखें जो हमने शो करना है उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब अगेन अब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस आंसर को, लेकिन उसके लिए फिर से हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा चेन रूल, ठीक हो गया। पहले तो हम ऐसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ d/dx लिख देंगे, ठीक है। अब चेन रूल में वही बात हम इस तरह से करते होते हैं, d/dx इस तरह से नहीं, d/dx इक्वल्स टू d/d थीटा और जो फंक्शन यहाँ पे, ठीक है, वो डॉट d थीटा/dx। वही बात हमने यहाँ पे बस क्या किया है, थीटा को इन्वॉल्व किया है, कैंसिल होकर दोबारा से हमारे पास d/dx आ जाएगा। अगेन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दोनों टर्म्स थीटा पे डिपेंड कर रही हैं, क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। d थीटा/dx का आंसर हमारे पास ऊपर मौजूद है, उसे इस्तेमाल कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास इस तरह से टर्म आ जाएगी, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा हमारे पास गिवन है, y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सो y/a हो जाता है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल। सो y/a पुट कर लेंगे, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास बच गया है स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, a² न्यूमरेटर में चला जाएगा, कैंसिलेशन के बाद -a/y² आ जाएगा। y² को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये -a इस तरफ ले आएंगे, ऐड हो जाएगा और हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन 8 पार्ट बी को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है जो कि पास कर रहा है इन तीनों पॉइंट्स में से। सोल्यूशन लिख लेंगे, सपोज कर लेंगे हम कि हमारा जो आंसर है, मतलब इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस फॉर्म की होगी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। इसके बाद चूंकि ये गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर हम ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट करें तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस तरफ पुट करेंगे तो इस तरफ से वो राइट हैंड साइड आना चाहिए। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हम इस कंडीशन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए सब्सटीट्यूट कर लेंगे इक्वेशन 1 में, विच इज़ 5 10। x की जगह पे हम 5 पुट करेंगे, y की जगह पे हम 10 पुट कर देंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट बी सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, जो है हमारे पास 6,9, ठीक है। अगेन x 6 y 9 पुट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आएगा। फिर c पुट करेंगे -2,3, ठीक है, x और y,
ठीक हो गया। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई। इन तीनों इक्वेशंस को अब हम सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ताकि हम जी, एफ और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। सबसे पहले इक्वेशन 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब 2 - 3 करना है हमने। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगी इक्वेशन। इसी तरह से 2 - 4 कर लेंगे, एक इक्वेशन आ गई। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो f इक्वल्स टू -6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब f इक्वल्स टू -6 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास g की वैल्यू आ जाएगी। 5 में इस्तेमाल करेंगे, g की वैल्यू आ जाएगी। अब f और g की वैल्यू आ गई है। इन दोनों को, इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में इस्तेमाल करें तो c की वैल्यू आ जाएगी। 4 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं क्योंकि उसमें नंबर्स थोड़े से छोटे हैं, सो उसमें सब्स्टिट्यूट किया, c की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। अब f, g और c की वैल्यू आ गई है, इसे हम सपोज्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक हो गया। उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। क्वेश्चन 9 पार्ट ए को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें इक्वेशन ऑफ द एलिप्स फाइंड करना है। सेंटर 0 0 गिवन है, सेंटर इज एट द ओरिजिन। इसके अलावा ये भी बता दिया गया है कि मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है कि एलिप्स भी हॉरिजॉन्टल होगा। इसके अलावा ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये ग्राफ पर लाई कर रहे हैं, मतलब एलिप्स इनमें से पास कर रहा होगा। सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ द एलिप्स लिखना है क्योंकि हमें ऑलरेडी आइडिया है। एट द पेज नंबर 286 टेबल एलिप्सिस के लिए गिवन है फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा। अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल हो तो इक्वेशन इस तरह से लिखते हैं। अगर हमने सेंटर पॉइंट्स को इंक्लूड करना हो, सेंटर को इंक्लूड करना हो जिसके कोऑर्डिनेट्स एच और के होते हैं, तो यहाँ पे एच की वैल्यू आ जाएगी 0, के की वैल्यू आ जाएगी 0 और अल्टीमेटली ये इक्वेशन बन जाती है। इसके अलावा हमें बताया गया है कि ये दो पॉइंट्स जो हैं ये एलिप्स में से पास करें, या एलिप्स के ग्राफ पर मौजूद हैं, तो एलिप्स इनमें से पास कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि बारी बारी इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट्स ग्राफ पर मौजूद हैं तो ये इस इक्वेशन को ज़रूर सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, सो x की जगह पे 3 पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेंगे। इसी तरह से 0.40 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x 4 है, y 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 16/a² इक्वल्स टू 1, या फिर आ जाएगा a² इक्वल्स टू 16। a² की वैल्यू आ गई, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो b² की वैल्यू आ जाएगी। a² b² दोनों आ गए हैं, उसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें और रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स ऑब्टेन कर लें। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर बी को सॉल्व कर लेंगे, जिसमें टेट्राहेड्रॉन का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। 4 वर्टिसेस हैं उसके। ठीक है, सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले वर्टिसेस को नेम दे लेंगे। ठीक हो गया। हमने इस्तेमाल करना है डिटर्मिनेंट फार्मूला। ठीक है, इसके लिए हमें ए बी, ए सी और ए डी की ज़रूरत है, सो हम इन्हें कैलकुलेट कर लेंगे। ए बी सिंपली मीन्स दैट टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस कर लें और साथ में यूनिट वेक्टर्स लगा लें। दैट्स इट। ए बी, ए सी और ए डी फाइंड करने के बाद उन्हें इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लें, डिटर्मिनेंट फार्मूला में इस्तेमाल कर लें, डिटर्मिनेंट एवेलुएट कर लें, आंसर आ जाएगा 4। अब वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन का फार्मूला है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें इस डिटर्मिनेंट फार्मूला के आंसर को और आपके पास आंसर आ जाएगा जी 2/3 क्यूबिक यूनिट्स, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। सो दिस वाज टुडेज वीडियो, जिसमें हमने बहुत डिटेल में 2023 के गुजरांवाला बोर्ड के सेकेंड टाइम के पेपर को बहुत डिटेल में सॉल्व किया है, सब्जेक्टिव पोर्शन को स्पेसिफिकली। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टडी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं या फिर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप अगर पास पेपर्स को ही डिटेल में स्टडी कर लें, ठीक है, तो आप आई थिंक सो के पास होने के करीब मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स को स्टडी करना कभी भी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम का भी सॉल्व्ड पेपर सब्जेक्टिव अवेलेबल है चैनल पर। सारे क्वेश्चंस को समझाया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद बेहतर तरीके से आइडिया हो जाए कि किन एक्सरसाइजेज में से और किन चैप्टर्स में से पेपर दिया जाता है। मैथमेटिक्स के रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे।